Hello and most welcome, my dear. This is the Amresh J12 of Amresh Harsh Academy. You know, this batch is the Pragyan. Unit is 1, Electrostatics, chapter number 1, Electric Charges. And you know, this is the HPP1. तुम कहोगे सर ये HPP1 क्या होता है? देखिए, HPP का फुल फॉर्म है हर्स प्रैक्टिस सेट। ठीक है, इसमें कुछ बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं खुद जब तैयारी करता था, प्रिपरेशन करता था, तो उस समय के क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं और इसमें बहुत सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है मेरे द्वारा डाले गए हैं। ठीक है, जो या तो पीवाईक्यू है या मेरे खुद से बनाए हुए क्वेश्चंस हैं, इसलिए इसका नाम एज प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जो आपके थ्योरी को बूस्टअप करेगा। क्लियर है? अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर फिनिश कर लिया है। मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एक यूनिट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 4 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट वाले चैप्टर को कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेज, सेकेंड वाले को कहते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड्स, थर्ड वाले को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम, और फोर्थ वाले को कहते हैं कैपेसिटेंस। तो फर्स्ट चैप्टर के हम लोग न्यूमेरिकल वाले पार्ट को अब कर रहे हैं, प्रॉपर डेडिकेटेड न्यूमेरिकल है। दिस इज द हर्स प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट्स, या एचपीपी भी बोल सकते हो, या हर्स प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, सेट्स के बदले प्रॉब्लम भी आप बोल सकते हैं। नाउ माय नेम इज अमरेश चौधरी एंड कॉलिंग नाम इज हर्ष। टुडे आई विल डिस्कस टॉपिक एंड सब टॉपिक्स आर न्यूमेरिकल एज वेल एज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। इसी चैप्टर के बिलोंगिंग। देखो बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज में जो फॉर्मूला यूज हुआ है, फर्स्ट वाले को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यू नो, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, वेयर एन इज द नंबर जो इंटीजर फॉर्म में होना चाहिए। ई क्या है? ई जो है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इसका नेचर नेगेटिव होता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू यू नो चार्ज अपॉन एरिया, और ये एरिया जो है सरफेस एरिया है। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अगर कोई स्फेरिकल कंडक्टर है तो इसका एरिया क्या लेंगे हम लोग? तो सरफेस एरिया लेंगे बेटा, और सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है स्फीयर का? 4πr²। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होती है जी? 4/3πr³। ठीक है, कूलम्स लॉ इन सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम क्या होगा? मैंने कहा था कि जब चार्ज का यूनिट स्टेट कूलम हो, चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या होता है? स्टेट कूलम। यस और नो? और जब डिस्टेंस सेंटीमीटर में हो, आर किस में होगा? इन सेंटीमीटर, तब उस समय फोर्स F इक्वल टू क्या होता है? Q1 Q2 अपॉन R²। इसी को इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं, पता है ना? क्योंकि देखो, इनवर्स माना अपॉन, स्क्वायर माना आर का स्क्वायर हो जाता है, इसलिए इनवर्स स्क्वायर लॉ माना डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगी, चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। ऐसा ही जब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स डिस्कस करेंगे तो उसमें फोर्स की वैल्यू क्या होती है पता है? 1/4πε Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। एप्सिलॉन को क्या कहते हैं बेटा? परमिटिविटी। ये एक तरह का प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है जो डिफाइन करता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगे जी। मैंने बताया था कि एप्सिलॉन को चौकीदार समझो। 2 तरह के चौकीदार होते हैं, ठीक है, मोहल्ले का चौकीदार और घर का चौकीदार। तो कहने का मतलब एप्सिलॉन 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट वाले को कहते हैं एप्सिलॉन नॉट, सेकेंड वाले को कहते हैं एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट को एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहते हैं, एप्सिलॉन आर को रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होती है 8.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यू नो, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तुम कहोगे सर यहाँ तो आपने 8.86 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 लिखा है, ये मैंने अप्रोक्सीमेशन कर दिया है बेटा। ठीक है, तो यू नो F इक्वल टू 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R², 1/4πε नॉट एप्सिलॉन R इंटू Q1 Q2 अपॉन R², क्योंकि एप्सिलॉन का क्या फॉर्मूला होता है? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R।
एप्सिलॉन आर को ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है, कैपिटल के कहा जाता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एयर के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 होती है, वाटर के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू 81 होती है। कुछ बुक में देखना 80 लिखा होगा, कुछ में 81 लिखा होगा, लेकिन आजकल हम लोग 81 लेते हैं। सो यू नो F इज इक्वल टू, अगर एयर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में जब कैलकुलेट करेंगे या मेरे फास्ट कैलकुलेशन का यूज करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यस और नो? नाउ क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कीजिए। कॉपी में क्या करेंगे, पूरा क्वेश्चन कॉपी नहीं करना है आप लोगों को, सिर्फ नंबर लिखना है और फिर सॉल्व करते जाना है। देखो, द मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। समझो, यहां पे एक मिनिमम चार्ज है, तो सपोज कीजिए चार्ज Q1 है जी, और यहाँ पे चार्ज क्या है, Q2 है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है, सपोज कीजिए R। कहता है मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है, 1 कूलम। यस और नो? अरे नहीं भाई, 1 कूलम नहीं, 1/6 इंटू 10, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मिनिमम चार्ज होता है, उससे कम चार्ज नहीं हो सकता। तो मैं यहां लिख देता हूं, दिस चार्ज आर द मिनिमम, यू नो, मिनिमम चार्जेस। डिस्टेंस कितना दे रखा है, R इज इक्वल टू 1 मीटर। तो कहते हैं फोर्स निकालिए, मिनिमम फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, तो फोर्स इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होगा वही मिनिमम फोर्स का फॉर्मूला होगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब तुम कहोगे सर आपको पता कैसे चला कि ये वाला फॉर्मूला, SI वाला फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि देखो बेटा यूनिट यहाँ क्या दे रखा है, 1 मीटर, इसीलिए। और ऑप्शन में भी देखो न्यूटन दे रखा है, मैंने SI दे रखा है, ठीक है। फोर्स का SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन। CGS यूनिट क्या होता है, डाइन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे न्यूटन दे रखा है, इसलिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹9। Q1 के जगह क्या लिखोगे, 1.6 × 10⁻⁻19। Q2 के जगह भी वही लिखेंगे, तो स्क्वायर कर दीजिए, और डिस्टेंस क्या हो गया, 1 मीटर स्क्वायर। यस और नो? अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे मैं बता देता हूं, अदरवाइज मैं आगे से जो है फास्ट कैलकुलेशन का यूज करूंगा। 9 × 1.6 × 1.6 इंटू 10⁻9। अब देखो 10⁻⁻19 का स्क्वायर है तो -38, ठीक है। जब पावर दो नंबर दिया रहे और पावर जब दिया रहता है तो पावर क्या हो जाते हैं, एड अप हो जाते हैं। यस और नो? तो यू कैन से दैट 10⁻9 -38, ठीक है। आफ्टर द कैलकुलेशन यू नो आंसर इज 2.3 इंटू 10⁻28 न्यूटन, जो मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। A charge Q is placed at the center of the line joining two equal charges Q। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, समझना। दो इक्वल चार्ज कैपिटल Q है, तो मान लिया यहाँ पे एक कैपिटल Q चार्ज लिख दिया मैंने जी, और यहाँ पे एक कैपिटल Q चार्ज हमने लिख दिया, ठीक है। और स्मॉल q जो है इसी के बीच में कहीं पे है, यहाँ पे Q में है। अब कहता है क्या, Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, माना यहां से यहां डिस्टेंस और यहां से यहां डिस्टेंस आपस में इक्वल है, यही कहना चाह रहे हैं। सपोज करो यहां से यहां डिस्टेंस 2x है, तो ये वाला x हो जाएगा। बहुत बच्चों का क्वेश्चन मैंने देखा था, वो कहते हैं सर 2x क्यों लेते, x क्यों नहीं ले, मतलब x क्यों नहीं लेते, और x/2 क्यों नहीं करते। कैलकुलेशन इजी करने के लिए ऐसा किया है बेटा मैंने। Show that the system of three charges will be in equilibrium if q is equal to -q/4। कहता है अगर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो स्मॉल q और कैपिटल Q के बीच में ये रिलेशन होगा। तो पहले समझो बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है कि अगर मान लो ये चार्ज, ये तीनों चार्ज आपस में इक्विलिब्रियम में है, तो ए पॉइंट पर जितना फोर्स होगा इस Q की वजह से, इस कैपिटल Q की वजह से 0 होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में। अब अगर इस क्यू पे देखेंगे तो इक्वल होगा, मतलब 0 होगा, मतलब किसी भी पॉइंट पर, ठीक है। अगर ये तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो किसी भी पॉइंट पर, चाहे ए हो गया, चाहे बी हो गया, चाहे सी हो गया, टोटल फोर्स हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो मैं किसी एक पॉइंट पर ले लेता हूं, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा,
टोटल फोर्स ऑन बी इज 0 ड्यू टू इक्विलिब्रियम, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, ड्यू टू इक्विलिब्रियम। तो मेरे से फिर से फाइट कर सकते हो, डिशम डिशम वाला नहीं, नॉलेज वाला फाइट, कि सर क्या हम लोग ए पर भी ले सकते थे क्या? हाँ ले सकते थे। क्या सी पॉइंट पर भी ले सकते थे क्या सर टोटल फोर्स? किसी भी तीनों, इस तीनों पॉइंट पर कहीं भी अगर डिस्कस करेंगे तो इक्विलिब्रियम में ले सकते हैं। तुम कहोगे सर बीच में किसी पॉइंट पर ले सकते हैं, बिल्कुल वो भी ले सकते हैं, लेकिन अगर वो डिस्टेंस दिया हुआ रहे तो चलिए, तो यहां पर जब बी पॉइंट पर टोटल फोर्स, तो बी पॉइंट पर ए की वजह से पहले फोर्स निकालेंगे, फिर सी की वजह से फोर्स निकालेंगे। तो कैसे लिखोगे? जब ए की वजह से बी पर फोर्स लिखोगे तो कैसे लिखोगे? एफ ए बी। अब सी की वजह से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एफ सी बी। और टोटल का सम कितना होगा जी? 0 होगा। ठीक है, तो एफ ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, माना 2x का होल स्क्वायर। सी बी क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। यस और नो? अब कॉमन ले लीजिए। मैंने क्या बताया था? जब भी कैलकुलेशन करो मैक्सिमम टाइम कॉमन लेने की कोशिश कीजिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज कॉमन, कैपिटल क्यू इज कॉमन, एक्स स्क्वायर इज कॉमन। तो यहां क्या बचा? कैपिटल क्यू अपॉन 4। यहां क्या बचा है जी? ठीक है, स्मॉल क्यू इज इक्वल टू 0। अब दो बातें हो सकती है, एक बार ये वाला पूरा पार्ट 0 हो सकता है, एक बार ये पार्ट वाला पूरा पार्ट 0 हो सकता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? कैपिटल क्यू बाय 4 प्लस स्मॉल क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि ये जब अगली साइड जाएगा 0 अपॉन समथिंग इक्वल टू 0, तो ये q अपॉन 4 प्लस क्यू इक्वल टू 0, देन यू कैन से दैट स्मॉल q इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 4। आंसर। यही तो हमें प्रूव करना था ना, कि अगर तीनों चार्ज आपस में इक्वल हैं तो स्मॉल q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस क्यू अपॉन 4। प्रूव्ड। तो मैं लिख देता हूं हैंस प्रूव्ड, या डायरेक्ट सिर्फ लिख देता हूं मैं प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड अ पॉजिटिव चार्ज। देखिए ये इलेक्ट्रॉन आपके पास माइनस सी है, दूसरा इलेक्ट्रॉन आपके पास माइनस सी है, एंड अ पॉजिटिव चार्ज क्यू, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्यू है, और हेल्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये तीनों क्या है? स्ट्रेट लाइन में है जी। एट व्हाट पोजीशन एंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ स्मॉल क्यू विल द सिस्टम बी इन इक्विलिब्रियम। कहता है कि उस क्यू को कहां पे हम लोग रख दें, ठीक है, और क्यू की वैल्यू कितनी होगी जिससे कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम है। फिर से समझना बेटा, वंस मोर, एट व्हाट पोजीशन, मतलब किस पोजीशन पर क्यू को रखें, क्या बीच में रख दें या लेफ्ट साइड रख दें या राइट साइड रख दें, ये पूछ रहा है। और क्यू की वैल्यू कितनी होगी जिससे कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। पहले जो क्वेश्चन पढ़ा था उसी टाइप का क्वेश्चन है। फिर सेकेंड पार्ट कह रहा है व्हाट चेक वेदर इट इज स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। थर्ड लेक्चर का फर्स्ट टॉपिक जो डिस्कस किया था मैंने, कि चेक कीजिए कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। क्वेश्चन समझ में आ गया? पहली बात देखो कि अगर ये तीनों आपस में इक्विलिब्रियम में है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, टोटल चार्ज क्या होगा? 0 होगा। पहले क्वेश्चन भी देखे थे, देखो ये माइनस ई चार्ज, ये भी माइनस ई चार्ज और बीच में प्लस है। ठीक है, तो जब ये दोनों चार्ज आपस में इक्वल हैं और बीच में प्लस क्यू है, तो ऑब्वियसली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहां से यहां डिस्टेंस क्या हो सकता है? x/2, यहां से x/2, क्योंकि हाफ डिस्टेंस में रखेंगे तभी तो इक्विलिब्रियम में लगाएगा। क्योंकि देखो ये प्लस क्यू जब इस माइनस ई की वजह से इस प्लस क्यू पर और इस माइनस क्यू ई की वजह से प्लस क्यू पर जो फोर्स लगेगा एक दूसरे को क्या करेगा? बैलेंस कर देगा। अब अगर ये तीनों इक्विलिब्रियम में है तो किसी भी वन पॉइंट पर टोटल फोर्स क्या होगा? 0 होगा। तो सपोज करो मैंने लिख दिया कि यहाँ बी पॉइंट पर 0 होगा जी, तुम कहोगे सर मैं ए पॉइंट पर लेना चाहता हूं, ले लो ए पॉइंट पर, लो लिख दिया मैंने। फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम, बहुत लोग इसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं, इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, चलेगा। फॉर इक्विलिब्रियम टोटल फोर्स ऑन ए इज 0, मस्ट शुड बी मस्ट 0। तो ए पॉइंट पर लिखते हैं तो मैं क्या लिखूंगा? फोर्स ए बी, ठीक है, प्लस फोर्स एओ इज इक्वल टू 0।
अब यहां से यहां तक पहले फोर्स निकालिए, तो 1 या माइनस ई की वजह से उस माइनस ई पर फोर्स निकालिए, ये कहने का मतलब है। तो 1/4πε0 माइनस ई इंटू माइनस ई अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। अब इस Q प्लस Q की वजह से निकालो, तो क्या लिखेंगे 1/4πε0 माइनस ई इंटू प्लस Q अपॉन डिस्टेंस x/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यस और नो? अब यहां पे देखिए ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और सबको कॉमन ले लीजिए, तो 1/4πε0 इंटू ई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1/4πε0 इंटू क्यू ई अपॉन एक्स स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4 ऊपर लेके चले जाइए। ठीक है, एक तरीका और भी है कि इस माइनस को अगली साइड शिफ्ट कर दो, प्लस हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे 1/4πε0 इंटू ई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 4 इंटू स्मॉल क्यू ई अपॉन एक्स स्क्वायर। 1/4πε0 1/4πε0 is cut, x square is cut, 1e and 1e is cut. So small e is equal to, you can say 4q, then q is equal to e upon 4 आंसर। ठीक है, एक तरीका ये हो गया, मैंने एक पार्ट हमारा ये हो गया, सॉरी नॉट तरीका, एक पार्ट ये हो गया। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि चेक करो कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो मैंने क्या बताया था, 3 तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं जी। स्टेबल में क्या होता है कि अगर पोजीशन चेंज करोगे तो वो फिर अपने पोजीशन पे रिटर्न हो जाता है। ठीक है, अनस्टेबल में क्या होता है, अगर पोजीशन चेंज करोगे तो फिर अपनी जगह पे लौट के नहीं आता है। और न्यूट्रल में क्या होता है कि जहां भी तुम चेंज करोगे, ठीक है, तो भी वो इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। तो इसमें देखो, यहां माइनस ई है, यहाँ पे माइनस ई है, और यहाँ पे प्लस क्यू है। ऐसा समझ लो तुम्हारे 2 दुश्मन हैं, ठीक है, या 2 दोस्त हैं, ऐसा कर लेते हैं। यहाँ पे प्लस क्यू है तो उसके लिए माइनस ई दोस्त हो गया। ठीक है, या सपोज करो तुम एक लड़की हो, यहाँ पे 2 लड़का है। ठीक है, अगर ये लड़की थोड़ा सा इस लड़के के साथ क्लोज हो गई तो क्या होगा, ये वाला चाहेगा भी तो उसको ला नहीं पाएगा, क्योंकि ये दोनों क्लोज होते चले जाएंगे, इन दोनों के बीच फोर्स ज्यादा लगने लगेगा और इसके बीच कम लगने लगेगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर प्लस क्यू चार्ज को हम लोग मूव कर देते हैं टुवर्ड्स ए, when plus q charge moved towards a या move towards a, ये लिखना ठीक रहेगा, towards a, then वो फिर अपने पोजीशन पे नहीं रिटर्न आता है, then would not be return, ठीक है, would not return to O। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये कैसा इक्विलिब्रियम में है, हेंस इट इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर अपने पोजीशन पे लौट के नहीं आता है तो उसको क्या कहते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कहा जाता है। आंसर तो 2 हो गए, एक मतलब इस दोनों का आंसर एक्चुअल में क्या हुआ, पहला आंसर हो गया Q इज इक्वल टू E/4, और सेकंड पार्ट का क्या आंसर हो गया जी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग बेटा हमेशा क्या करना, जब भी मैं क्वेश्चन कराऊं ना तो पहले क्वेश्चन नंबर लिख लीजिएगा, फिर फिगर बना लीजिएगा, इसके बाद अप्लाई कर लीजिएगा। पूरा क्वेश्चन कॉपी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, 2 equal charges each of 2 microcoulomb interact with the third positive charge of plus 3 microcoulomb situated as shown in the figure। इसका मतलब फिगर ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पे देखो, यहाँ ए पॉइंट पर +2 माइक्रोकूलम चार्ज है, बी पर +2 माइक्रोकूलम चार्ज है, और पी पॉइंट पर +3 माइक्रोकूलम चार्ज है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन 3 माइक्रोकूलम चार्ज। मतलब यहाँ पे 3 माइक्रोकूलम पे चार्ज पे हमें फोर्स निकालना है। ठीक है, पहले समझो, ये 2 माइक्रोकूलम है जी, ये 2 माइक्रोकूलम है जी, ये 3 माइक्रोकूलम है। ठीक है, पहले फिगर को समझिए अच्छा से। देखो ये प्लस प्लस रिपल्सन, अब इस प्लस की वजह से उस पर निकालेंगे तो ये प्लस जाके उसको क्या करेगा, अटैक करेगा, दोनों में रिपल्सन होंगे तो फोर्स आगे की ओर लग जाएगा। अब इस प्लस की वजह से क्या होगा, रिपल्सन, तो इधर की तरफ फोर्स लग गया। यस और नो? सपोज करो इधर का जो फोर्स है उसका नाम हमने रख दिया F1। ठीक है, इधर वाले फोर्स का नाम सपोज करो मैंने रख दिया F2, और यहां बीच में एंगल कितना हो रहा है, थीटा, यहां थीटा।
तो F1 का इधर क्या हो गया, F1 साइन थीटा, इधर क्या हो गया F1 कॉस थीटा। तो देखो मैं इस फिगर में फिर से कर रहा हूं, ध्यान दीजिए वंस मोर। 2 microcoulomb charge is there, 2 microcoulomb charge is there, you know, here it is the 3 microcoulomb charge। इस प्लस 2 माइक्रोकुलम की वजह से फोर्स निकाल रहे हैं, देखो इस फोर्स का नाम क्या हो गया F1, ठीक है। अब इस प्लस 2 माइक्रोकुलम की चार्ज की वजह से प्लस प्लस रिपल्सन, तो ये क्या हो गया जी F2। देखो इस प्लस 2 ने इसको धक्का मारा, रिपल्सन हुआ, फोर्स F1, इसने उसको मारा F2, रिपल्सन हो गया उधर F2। यहाँ पे एंगल कितना है बेटा थीटा, यहाँ पे एंगल थीटा है। क्यों थीटा है, क्योंकि देखो ये डिस्टेंस आपस में इक्वल है, और जब इक्वल डिस्टेंस होता है तो उसके सामने वाला एंगल भी इक्वल होता है। तो ये F1 है, तो ये बेस कंपोनेंट क्या हो गया बाबू F1 cos थीटा। इसका परपेंडिकुलर क्या हो गया F1 sin थीटा। जिसको ये परपेंडिकुलर बेस नहीं करना आता वो हमारा वेक्टर वाला सीन जो है देख लीजिएगा, या उसमें कमेंट कर देना कि सर वेक्टर वाला वीडियो अपलोड कर दीजिए, ठीक है, वो अपलोड कर दिया जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है। अब देखिए यहाँ F2 है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया F2 cos थीटा, ठीक है। ये अगर F2 है F2 cos थीटा, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा F2 sin थीटा। यस और नो, ऑब्वियसली यस। अब देखो F1 और F2 आपस में मैग्नीट्यूडली इक्वल है क्या, तो पहले मैं F1 कैलकुलेट कर लेता हूं। तो F1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 कितना है 2 माइक्रोकुलम, Q2 कितना है 3 माइक्रोकुलम, और डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, देखो यहाँ 3 है ये 4 है, तो ये क्या हो गया √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो इसका मतलब 5 मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब 5 स्क्वायर। ये देखिए F1 का वैल्यू आया, F2 का भी वैल्यू देखो सेम इतना ही आ रहा होगा। पूछो क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 माइक्रोकुलम है, 3 माइक्रोकुलम है, यहाँ पे डिस्टेंस देखो 5 मीटर ही है, ठीक है। जब दोनों चार्ज इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल है, तो फोर्स भी इक्वल होगा। यस और नो, तो कैलकुलेट कर लीजिए इसको। तो आई कैन से F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹9, 2 माइक्रोकुलम चार्ज, तो 2 इंटू 1 माइक्रो कितना, माइक्रोन कितना होता है बेटा 10⁻⁻6, 3 माइक्रोन कितना हो गया 3 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर। अब सॉल्व कर लीजिए, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 9 54 अपॉन 25 इंटू 10⁻⁹ become +3, +3 into -6 become -3, 54 upon 25 you know is equal to 2.16 into 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। अब देखो F1 और F2 जब आपस में इक्वल है, ठीक है, तो F1 sin थीटा और F2 sin थीटा भी आपस में इक्वल होगा, ठीक है। और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो लिखेंगे सिंस दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। एक ऊपर की तरफ लग रहा है, दूसरा नीचे की तरफ लग रहा है, इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये क्या करेगा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो क्या लिखेंगे दे कैंसल ईच अदर, कैंसल ईच अदर। जब दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया तो बचा नेट फोर्स, कौन सा बचा यही वाला F1 sin थीटा प्लस F2 cos थीटा। तो मैं क्या लिखूंगा नेट फोर्स इज इक्वल टू F1 sin थीटा प्लस F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा। जस्ट ए मिनट, F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा। F1 F2 आपस में इक्वल है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2F1 cos थीटा, बार बार मैं साइन लिख रहा हूँ वो मैं बहुत बार क्या होता है पढ़ाते इसमें बीच बीच में जान के गलतियां करता हूँ, जिससे कि बच्चा मुझे रिप्लाई कर पाए कि नहीं सर गलत लिखा आपने, ठीक है। मैं वो एक्टिविटी चेक करने के लिए ऐसा करता हूँ, इसीलिए। चलिए ध्यान दीजिए 2F1 cos थीटा, तो आप सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 इंटू F1 कितना है बाबू 2.16 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। cos थीटा कितना हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, देखिए थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये बेस हो गया 4 और हाइपोटेन्यूज हो गया 5, तो 4/5। यस और नो। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 इंटू 4 8/5 इंटू 2.16 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। अब सॉल्व करता हूं मैं,
8 इंटू 2.16 अपॉन 5। आप लोगों को हाथ से करना है, मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर रखा हुआ है और कुछ कैलकुलेशन जो बड़े बड़े हैं वो तो मैंने सॉल्व करके रख लिया है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को क्या करना है बेटा, अपने हाथ से करके देखना है, ठीक है। तुमको अगर सर वीडियो के चलते समय कैसे करें, तो थोड़ा सा पॉज कर लो, फिर करके देखो, फिर आंसर मैच करो। तो 8 इंटू 2.16 डिवाइडेड बाय 5, यू नो दिस आंसर इज 3.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तुमको कि सर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, देखो डायरेक्शन किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में, मतलब पी से एक्स की तरफ, तो मैं क्या लिखूंगा, अलोंग पी एक्स। देखो जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी का कैलकुलेट करोगे उसके डायरेक्शन को जरूर उसमें इंक्लूड कर दीजिए, तभी आपका परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। मेरे 100 मार्क्स क्यों आए थे, ठीक है, फिजिक्स 100 मैथ 100 क्यों आया था मेरा, इसलिए आया था क्योंकि मैं जानता हूं सब कुछ एकदम प्रॉपर लिखता था और मैं यही समझता था कि जो टीचर है वो मेरा स्टूडेंट है जी, उसको सब कुछ समझाना है मुझे, ठीक है, इसीलिए सब कुछ लिखना है, इसलिए प्रॉपर एकदम ठहर के, कहीं भाग दौड़ नहीं करनी, उतना जल्दी कहीं नहीं जाना है, पहले एकदम समझ लो कि इसके अंदर का लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। और फिर उसके बाद आंसर जब लिखोगे ना तो प्रॉपर सब कुछ लिखो, फोर्स बोला तो मैग्नीट्यूड लिखा, उसकी डायरेक्शन भी लिख दी कि अलोंग पी एक्स उसकी डायरेक्शन है। नाउ न्यू टॉपिक, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम हेल्ड एट पी, ठीक है, ड्यू टू टू चार्जेज ऑफ 2 into 10⁻⁸ कूलम एंड -10⁻⁸ कूलम एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, फिगर दिया हुआ है। देखो यहां पे ये पी पॉइंट है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। कह रहा है ए पर कितना चार्ज है जी, 2 into 10⁻⁸, ठीक है। बी पर कितना है, -10 into 10⁻⁻⁸ कूलम। तुमको अगर सर अगर फिगर नहीं दिया होता तब आप क्या करते, भूल जाइए कि फिगर दिया हुआ है, सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि 2 into 10⁻⁸ कूलम है और 10 - 10⁻⁸ कूलम ए और बी पर रखा हुआ है और ए पी बी 90 डिग्री है। तो देखो बेटा मैंने पहले क्या करना है, फिगर बनाना है, ये ए है, ये पी है, ये बी है, इन दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। ए पर कितना चार्ज है जी, 2 into 10⁻⁸ कूलम। बी पर कितना चार्ज है बेटा, -10⁻⁻⁸ कूलम। एपी का डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर, मीटर में बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। बीपी कितना है, 5 सेंटीमीटर। कह रहा फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम हेल्ड एट पी, यहां पर कितना चार्ज है, 1 माइक्रोकूलम। तो इस पी पॉइंट पर हमें फोर्स निकालना है, इस दोनों की वजह से। देखो पी पर प्लस है और यहां पे ए पर भी प्लस है, तो प्लस प्लस रिपल्सन है, ए की वजह से पी पर निकालना है, करो, आगे बढ़ गया, रिपल्सन, ठीक है। तो देखिए इधर एक फोर्स हो गया। अब बी पर जो है नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव तो उसको अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब उसमें लगा रहा है फोर्स, लेकिन प्लस और माइनस क्या होगा, अट्रैक्शन, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, प्लस से माइनस की तरफ, ना इस डायरेक्शन में हो गया। यस और नो। अगर मैं इस फोर्स का नाम F1 रख दूं, इस फोर्स का नाम F2 रख दूं और दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, √F1² + F2², यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लॉजिक समझ में आ गया, किसी भी चीज को करो तो उसके अंदर का लॉजिक समझिए, ठीक है, रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं, पूछो कि क्यों ऐसा हो रहा है, इसका लॉजिक बताइए। बहुत बच्चे न्यूमेरिकल कर तो लेते हैं लेकिन उसके अंदर का लॉजिक नहीं सीख पाते हैं, ठीक है, लॉजिक सीखिए। मैं अपने सेमिनार में भी बच्चों को बोलता हूं कि देखो बेटा, ठीक है, एजुकेशन बहुत अच्छा चीज है, ठीक है, उसके अंदर अगर आपने लॉजिक और समझ पैदा कर लिया तो बस, जैसे आप लॉजिक और समझ पैदा कर लेंगे, विजडम पैदा कर लेंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज 1 माइक्रोकूलम हेल्ड एट पी। यहां पे कितना चार्ज है, फिर से लिख रहा हूं मैं, 2 into 10⁻⁸ कूलम। यहां कितना है बेटा, -10⁻⁸ कूलम, प्लस प्लस रिपल्सन, इस वाले फोर्स का नाम हो गया F1, इस वाले फोर्स का नाम हो गया F2, इसके बीच का रिजल्टेंट फोर्स है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। कहने का मतलब मैं F इक्वल टू क्या निकालूंगा, √F1² + F2²। अब F1 कैलकुलेट कर लीजिए, F1 का मतलब चार्ज ऑन P ड्यू टू ए, मैं लैंग्वेज में लिख देता हूं, फोर्स एट P ड्यू टू ए, you know this one is the F1,
इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2, इसका नाम हमने Q1 रख लिया जी, और इसका नाम Q रख लेते हैं, Q2 नहीं रखते हैं, Q2 नाम इसका रख लेते हैं, ठीक है, और दिया भी है, अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन किधर होगी? अलोंग A टू P, माना A से P की तरफ होगी। वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10⁹9। Q1 इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻8। Q2 Q के जगह क्या लिखेंगे? 1 माइक्रोकूलम, मतलब 1 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। देखो 10 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में चेंज करो, तो 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में हो गया, उसका स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो 9 इंटू 2 कितना हो गया? 18 इंटू, अब 10⁻9 माइनस 8 बिकम 1, 1 माइनस 6 बिकम -5, और -2, देखो रुक जाओ, 9 इंटू 9 माइनस 8 तो 1 हो गया ना, +1, और ये हो गया -5, और ये हो गया 10⁻⁻1 और उसका स्क्वायर कर दिया, तो 10⁻⁻2 ऊपर ले गए, 10⁻+2, तो -5 + 2 बिकम 10⁻3 न्यूटन, ठीक है। सिमिलरली अब बी की वजह से निकालिए, तो क्या लिखेंगे? फोर्स एट पी ड्यू टू चार्ज Q2। देखो अभी तो मैं डायरेक्ट ऐसे लंबा लंबा करा रहा हूं, अदरवाइज क्या करेंगे देख लो ना, ये 2 इंटू 10⁻⁸ है, उसका आधा है, ठीक है, तो इसका मतलब डिस्टेंस हाफ है, तो डायरेक्ट डबल हो जाएगा, ठीक है, लेकिन मैं यहां प्रॉपर करके दिखाता हूं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 इंटू Q अपॉन डिस्टेंस इज BP स्क्वायर, एंड अलोंग P से लेकर B तक इस तरह इधर की तरफ होगा, तो 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 10⁻⁻6। तुमको अगर सर माइनस साइन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये मैं डायरेक्शन के लिए सिर्फ ऐसा कर रहा हूं, इंटू 0.05 होल स्क्वायर, आंसर इज 36 इंटू 10⁻⁻3। तो मेरे से पूछो सर इतना फास्ट कैसे आपने कर लिया, ठीक है। अरे भाई इसने क्या बोला कि डिस्टेंस आधा किया है, 10 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर किया है, ठीक है, डिस्टेंस क्या किया है इसमें? हाफ किया है, यस और नो। और यहाँ पे चार्ज भी क्या किया है? चार्ज भी इसमें हाफ किया है, ठीक है, तो क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ फोर्स, मैंने पहले भी बताया था, तो इसलिए 18 इंटू 2 कितना हो गया? 36। तो F2 कैलकुलेट कर चुके हैं, अब F इज इक्वल टू, यू कैन से दैट √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। अब √18 इंटू 10⁻³ होल स्क्वायर प्लस 36 इंटू 10⁻³ होल स्क्वायर। बच्चे अब कंफ्यूज हो जाते हैं, सर मैं कैसे सॉल्व करूं? क्या पूरा लेंदी स्क्वायर 36 का स्क्वायर 18 का स्क्वायर करूं क्या? आंसर है नो। हमेशा क्या करना बेटा, कॉमन लेने की कोशिश कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा कॉमन लेने की कोशिश कीजिएगा। देखो 18 कॉमन आ रहा है यहां भी, तो 18 स्क्वायर कॉमन लिया तो बाहर होके क्या हो गया? 18। 10⁻³ का स्क्वायर कॉमन लिया, बाहर हो गया 10⁻³। इधर क्या बचा? 1 स्क्वायर, और यहां क्या बचा? 2 स्क्वायर, क्योंकि देखो 18 इंटू 2 36 होता है ना, तो 18 इंटू 10⁻³ इंटू √5। जिस बच्चे को याद है कि √5 की वैल्यू 2.236 होती है, वो तो ठीक है डायरेक्ट पुट कर देंगे, अदरवाइज रूट निकाल लीजिएगा। और याद रखना बेटा ये सब ना मैं बार बार बच्चों को बोलता हूँ कि हर कुछ लिखने की, मतलब तुरंत कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो 18 इंटू 2.236 इंटू 10⁻³ न्यूटन। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 18 इंटू 2.236 इज इक्वल टू 4.0 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन आंसर, ठीक है, क्योंकि 0.4 आ रहा है ना, तो 4 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। अब तुमको सर इसकी डायरेक्शन किधर होगी? तो भाई ये इस दोनों के बीच में होगा, मतलब 45 डिग्री फ्रॉम दिस साइड, ठीक है, ये लिख सकते हैं कि F2 से वो 45 डिग्री पर होगा। नेक्स्ट, 3 equal charges 2 into 10⁻⁻6 coulomb each are held fixed at the 3 corners of an equilateral triangle of side 5 centimeter। ठीक है, देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दिस इज द इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल किसको कहते हैं बेटा? जिसके तीनों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। इसकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर, तो देखो 5 सेंटीमीटर,
फाइन, और उसके बाद 3 इक्वल चार्जेस, जो सारे चार्ज यहाँ पे मान लो Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 है, सारे आपस में क्या है, इक्वल है। Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -6। फाइंड द कूलम फोर्स एक्सपीरियंस बाय वन ऑफ द चार्जेस ड्यू टू द अदर टू। ठीक है, किसी दो की वजह से एक पर निकालना है। मैं कलर चेंज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सपोज करो मुझे सी पॉइंट पर निकालना है, तुम कहोगे सर क्यों सपोज करें? हमेशा क्रॉस क्वेश्चन करो, सर क्यों सपोज करें? हम लोग सी पर नहीं निकालना, ए पे निकालना है। भाई किसी भी पॉइंट पे लोगे तो इसी तरह का होगा, ए पे निकाल लो या बी पे निकाल लो, फिर एक ही बात है। देखो, प्लस प्लस रिपल्सन, इधर की तरफ एक फोर्स काम करेगा, प्लस प्लस रिपल्सन, इधर की तरफ एक फोर्स काम करेगा। सपोज करो इस फोर्स का नाम हमने रख दिया F1, इस वाले फोर्स का नाम हमने रख दिया F2। ठीक है, अब दो ही फोर्स इस पर काम करेंगे। अब देखो दोनों फोर्स जो है, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? यहां 60 डिग्री है तो ये भी ऑब्वियसली 60 डिग्री होगा। यस और नो? ऑब्वियसली यस। ठीक है, तो अब F1 और F2 का रिजल्टेंट क्या होगा? इसके बीच में कहीं आएगा, तो वो कितना होगा? तो रिजल्टेंट फोर्स F इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, क्लास 11th में पढ़ा है आपने, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 इंटू F2 इंटू कॉस थीटा। यस और नो? अब सबकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, पुट कर लो जी। ठीक है, तो देखिए यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर, दोनों आपस में क्या है, इक्वल दिख रहे हैं, क्योंकि चार्ज भी इक्वल है और डिस्टेंस भी इक्वल है। तो मैं क्या लिखूंगा, F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 इंटू F2 और इंटू कॉस थीटा, मतलब कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो यू नो F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर, तो क्या हो गया, √2 F1 स्क्वायर प्लस 2 F1 स्क्वायर। ठीक है, अब cos 60 की वैल्यू क्या होती है? ठीक है, cos 60 की वैल्यू जो वही sin 30 की वैल्यू होती है, तो 2 और 2 क्या हो गए, कट हो गए। ठीक है, तो क्या बचा देखो, याद है या नहीं? 2 F1 स्क्वायर प्लस 1 F1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 F1 स्क्वायर इज इक्वल टू F1 √3। बस सिंपल सी बात है, वो F1 कैलकुलेट करना है तो कर लीजिए। F1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ पे चार्ज कितना है, 2 इंटू 10 टू द पावर -6। यहाँ कितना चार्ज है, सेम चार्ज, 2 इंटू 10 टू द पावर -6। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है जी, 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 इंटू 10 टू द पावर -2 होल स्क्वायर, मीटर में कन्वर्ट कर दिया ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 2 इंटू 2 बिकम 4 into 10 to the power -6 into -6 become -12 upon 5 square, 25 into 10 to the power -4, 9 4 जा 36 upon 25 into 10 to the power 9 -12 become -3, -4 को ऊपर लेके चले जाइए तो +3। ठीक है, तो 360 upon 25। ठीक है, अब 360 upon 25 इसको जब कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 360 upon 25, 14.4। ठीक है, तो व्हाट इज द नेट फोर्स? तो नेट फोर्स इज द F1 √3। F1 is equal to 14.4, √3 is √3। योर आंसर शुड बी 14.4 √3 n। तुमको डायरेक्शन कहाँ है, डायरेक्शन बीच में होगा, तो ये 60 डिग्री है तो इसके हाफ में होगा, तो मैं क्या लिखूंगा, F net equal to 14.4 √3 at 30 degree with F1 and F2। This is your final answer। क्लियर है? अच्छा लग रहा है या नहीं? ठीक है, नहीं लग रहा है तो पहले वहां पर रोको, पहले सॉल्व करो बेटा, फिर आगे बढ़ना, सिर्फ आगे आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, इसको मूवी की तरह मत देखिएगा, जब मजा आने लगे तब मूवी की तरह देखना है। कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स। अ कॉम्ब रन थ्रू वंस हेयर अट्रैक्ट्स स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर। आप लोगों ने बचपन में किया होगा, कंघी को लेके बाल ऐसे ऐसे सवार रहे होते हैं और छोटे छोटे टुकड़े मान लो वहां पे कागज के रख दिया और जैसे ऐसे टच करोगे तो देखना अट्रैक्ट हो जाता है। ये किया होगा आपने। ठीक है, कहता है वाई, ऐसा क्यों होता है? पहला क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस इफ द हेयर आर वेट और इफ इट इज द रेनी डे? तो मैं फर्स्ट का ए पार्ट का आंसर बताता हूं। देखो, हेयर है जो ड्राई है, ठीक है, और कॉम्ब है वो भी ड्राई है,
तो दोनों में क्या होगा, फ्रिक्शन होगी, तो चार्ज एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगा। और यहां पे क्या है, बहुत सारे कागज के टुकड़े हैं इस तरह, मान लो बिट्स ऑफ पेपर है। जैसे ही आप यहाँ पे कॉम्ब लाते हैं तो कॉम्ब क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज है मान लो, या नेगेटिव चार्ज है, दोनों में कोई भी चार्ज हो सकता है, लेट कर लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, और ये न्यूट्रल है। तो मैंने क्या बताया था, इंडक्शन के कारण क्या होता है, अगर न्यूट्रल है तो इस पे ये इस साइड में नेगेटिव, इस साइड में पॉजिटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करने लगेगा, कहने का मतलब अट्रैक्शन होगा। तो ऐसा क्यों हुआ, मैं क्या लिखूंगा, ड्यू टू द चार्ज डेवलप, ड्यू टू चार्ज डेवलप, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से चार्ज डेवलप हुआ जिसके कारण अट्रैक्शन हुआ। अब तुम कहोगे सर अगर रेनी डेज है या ऐसा है कि वेट अगर ये भीगा हुआ है तब उसमें क्या होता है कि फ्रिक्शन कम हो जाती है, और उसमें ऑलरेडी भीगा हुआ होता है, वाटर होता है, तो वो क्या करते हैं, चार्ज को कंपनसेट करके एक दूसरे से मिला देते हैं और न्यूट्रल बना देते हैं। कहने का मतलब चार्ज सेपरेट हो ही नहीं पाता है, मतलब पोलैरिटी हो ही नहीं पाती है, इसीलिए अट्रैक्शन उसमें होता ही नहीं है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन, ऑर्डिनरी रबर इज एन इंसुलेटर but the special rubber tires of aircrafts are made slightly conducting. Why is this necessary? पहले इसकी स्टोरी समझ लीजिए, इसके अंदर का लॉजिक समझिएगा। पुराने जमाने में क्या होता था कि ट्रक सब जब एक दूसरे जगह जाती थी ना, तो वो क्या करता, तुम लोगों ने नहीं देखा होगा, तुम लोगों के फादर ने या बड़े भाई सब ने देखा होगा कि अगर ये ट्रक जा रही है तो ये, अगर मान लो ये ट्रक ऐसे जा रही है, इधर ट्रेवलिंग कर रही है, इधर जा रही है, तो वो लोग पीछे साइड में क्या करते थे पता है, 2 से 3 इस तरह से सीकड़ लगा देते थे, लोहे की सीकड़ लगा देते थे, और वो क्या करता था, जमीन को ना टच करते हुए जाता था। इसके कारण बड़ी दिक्कत होती थी, लोहे का सीकड़ टूट जाता था बहुत बार क्या होता था कि रोड को खराब करता था वो, फ्रिक्शन की वजह से, टायर जा रहा है तो फ्रिक्शन की वजह से क्या रोड बहुत जल्दी खराब होता था। ये पुराने जमाने में एक दिक्कतें थी। ऐसा क्यों करते थे वो लोग, क्योंकि देखो जब मान लो ट्रक जा रही है और मान लो इसमें इन्फ्लेमेबल ऑयल है, ठीक है, मतलब कोई जलने वाली चीज है, मान लो पेट्रोल लेके जा रही है, डीजल लेके जा रही है, या लकड़ी लेके जा रही है, या कुछ भी नहीं ऐसे ही जा रही है, इसमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। एयर के साथ क्या होगा, जब ट्रक ऐसे जाएगी, ट्रक जाएगी करके जाएगी, तो वो क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, इस पे चार्ज डेवलप हो जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो ये डेवलप चार्ज हो गया तो वो क्या होता है, अर्थ के द्वारा वो इसमें चला जाता है, अर्थिंग हो जाती है। अगर माइनस चार्ज है तो अर्थ में चला जाएगा, अगर मान लो प्लस चार्ज है तो अर्थ से न्यूट्रल चार्ज आके उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, इसलिए वो रॉड को लगाया जाता है। तुमको कि सर अगर मैं रॉड उस जमाने में नहीं लगाता तब, बहुत ट्रक में ऐसा होता था टूट जाता था और ड्राइवर को पता नहीं चलता था, तो क्या होता था, इतना चार्ज इसमें डेवलप हो जाता था जिसके कारण कि हीटअप के कारण वो थोड़ा सा भी स्पार्क हुआ या हीटअप हो गया, जिसके कारण ट्रक में बहुत जल्दी आग पकड़ते रहते थे। ये पुराने जमाने की दिक्कत थी। मतलब अगर रॉड लगा है तो ट्रक को, रोड को खराब कर रहा है, और नहीं लगा है तो ट्रक जल रहा है। ठीक है, मतलब दोनों तरफ से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी। तो इसी को तो साइंस कहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, डिडक्ट कर लेते हैं कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा जी। तब क्या किया, बहुत सारे इंजीनियर्स ने, ठीक है, आइडिया लगाया कि ऐसा क्यों ना करें कि रॉड छोड़ के ट्रक का जो टायर है ना, इसी को कंडक्टिंग थोड़ा सा कर दें। तो वो लोगों ने क्या किया, ट्रक के देखो रबर जो होता है वो इंसुलेटर होता है, लेकिन उस रबर में, ठीक है, एक स्पेशल टाइप का केमिकल सब्सटेंस मिला दिया, मैं बताऊंगा उसको नाम, टर्मोलाइन कहते हैं उसको, उसको मिला दिया। इसके कारण क्या हो गया कि ये टायर जो है वो क्या हो गया, कंडक्टिंग हो गया। अब इसका बहुत सारा फायदा है, अर्थ मतलब ट्रक कितना भी गर्म क्यों ना हो, ठीक है, कितना भी हीटअप क्यों ना हो, कितना भी चार्ज अप क्यों ना हो, सारे चार्ज क्या होते हैं, अर्थ में चले जाते हैं। ठीक है, ये तो पहला प्रॉफिट हो गया, मतलब सेफ हो गया हमारा जो वो मतलब ट्रक है, वो सेफ हो गया। अब इसी कॉन्सेप्ट को ना सारे कार में और इसमें एयरक्राफ्ट वगैरह में सब जगह यूज कर दिया गया कि उसको कंडक्टिंग कर दिया। अब एक फायदा ये भी है कि जब वो मान लो ये ट्रक जा रही है इधर से, अर्थ मान लो अर्थ के साथ वो फ्रिक्शन करेगा तो वहां भी चार्ज डेवलप होगा, और चार्ज इधर से इधर जा रहा है, जिसके कारण या तो अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा। ठीक है, तो एक्चुअल में जब चार्ज जा रहा होता है दोनों के बीच में रिपल्सन हो रहा होता है। कहने का मतलब है कि ट्रक का जो फोर्स है बहुत सारा वो चार्ज बैलेंस कर दे रहा था।
ठीक है, और उसका नेगेटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट कर रहा होता है, जिसके कारण कि देखना ट्रक जा भी रही है और उसका उतना वेट जमीन पे नहीं लगता है, मतलब थोड़ा सा रिपल्सन की वजह से फोर्स जो है लिफ्ट अप हो जाता है, जिसके कारण इंजन को कम ताकत लगानी पड़ती है। इसलिए सुनते होंगे जब आप लोग ट्रक कभी कार में वगैरह में जाते हो, अगर फुल स्पीड से जाते हो तो सुन अच्छी चिच की आवाज आती है, वो जानते स्पार्किंग कर रही होती है, वही चार्ज ट्रांसफर के कारण। ठीक है, तो यू नो कॉन्सेप्ट इज हियर कि क्यों ऑर्डिनरी रबड़ इंसुलेटर है लेकिन ये एयरक्राफ्ट का या ट्रक का जो टायर है उसको क्यों कंडक्टिंग बना दिया जाता है? इसलिए बना दिया जाता है जिसके कारण कि एक्स्ट्रा चार्ज अर्थ में चला जाए और हम लोग सेफ हो जाए। ठीक है, तो why is this necessary? For the safety, for the avoiding of fire, you know. Next, vehicles carrying inflammable material usually have metallic ropes touching the ground during motion. Why? इस क्वेश्चन का आंसर ही पहले वाले क्वेश्चन में छुपा हुआ था। ठीक है, क्यों करते थे ऐसा? क्योंकि सारे अर्थ का जो मतलब सारे जो उसमें चार्ज हैं वो सारे मेटल के कारण वो अर्थ में चले जाते हैं। नेक्स्ट नंबर, अ बर्ड परचेज ऑन अ बेयर हाई पावर लाइन, ये लिंक लिख दिया है, लाइन होगा, एंड नथिंग हैपेंस टू द बर्ड। ठीक है, देख आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह से मान लो वायर जा रही होती है, फर्स्ट वाला हो गया फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, और ये वाला अर्थिंग होती है। ठीक है, आप लोगों ने घर के पास देखा होगा। इसमें बहुत बार देखना बर्ड सब जो है आराम से बैठ जाते हैं और उसको कुछ नहीं होता है। A man standing on the ground touches the same line and gets a fatal shock. लेकिन आदमी जब उसको टच कर लेता है तो उसको शॉक लग जाता है और मर जाता है। ठीक है, या उठा के पटक देता है उसको। लेकिन वो बर्ड को क्यों नहीं ऐसा होता है? देखो बेटा, बर्ड को भी होता है। ठीक है, अगर बर्ड को भी किसी एक फेज को टच करा दोगे, अर्थिंग को टच करा दोगे ना, ठीक है, तो मतलब किसी एक फेज को टच करा दोगे और एक हैंड से एक को और दूसरे हैंड से उसका अर्थिंग को टच करा दोगे तो उसमें भी स्पार्क होगी। लेकिन बर्ड सब बड़े चालाक होते हैं। सपोज करो ये बर्ड है, ये चालाक है, इसने क्या किया, एक से अगर मान लो किसी इसको टच किया तो अपने जो टेल है, टेल से वो अर्थ को टच कर लेता है, और ये इंसुलेटर होता है, उसका जो टेल है वो क्या होता है, इंसुलेटर होता है, जिसके कारण सर्किट कंप्लीट ही नहीं हो पाती है। लेकिन अगर ह्यूमन ने जमीन पे रख के अगर टच कर लिया, मान लो ये आदमी है, इसने एक से इसको टच कर लिया जी, एक से इसको टच कर लिया, देखो तो इसके मतलब ये पूरा सर्किट पूरा हो गया। देखो यहां से पॉजिटिव चार्ज निकला, इस तरह अर्थ से होते हुए नेगेटिव यहां पे चला गया, इसके कारण इसमें क्या होगा, एक सर्किट बन गया पूरा, उसके कारण शॉक लग जाएगा उसको। तो कंक्लूड कर रहा हूं मैं, बर्ड क्या करता है, अपने पूंछ को जो है उसको टच कर लेता है। ठीक है, और पूंछ जो उसकी होती है, टेल जो होता है उसका, वो क्या होता है, इंसुलेटर होता है, जिसके कारण कि पूरा सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाता है और वो बच जाते हैं। नेक्स्ट, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये जेई मेंस ने बहुत पहले पूछा था और इसके बाद एक सीबीएसई पीएमटी ने ये क्वेश्चन को एक बार पूछा था, ईयर मुझे भी याद नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। कंसिडर 3 चार्ज बॉडीज पी क्यू एंड आर। मान लो 3 बॉडी है, पी है, क्यू है और एक आर है। पी एंड क्यू रिपेल इच अदर, माना ये पी है और ये क्यू है, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं जी, रिपेल कर रहे हैं। एंड पी अट्रैक्ट्स आर, पी क्या कर रहा है, आर को अट्रैक्ट कर रहा है, पहली बात। तो कहता है व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन क्यू एंड आर। देखो रिपेल कर रहा है तो या तो दोनों पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, माना अपोजिट चार्ज होगा, तो मैंने मान लिया कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव है। अट्रैक्ट कर रहा है तो ऑलरेडी पी पर पॉजिटिव है तो दूसरा ऑब्वियसली नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अब पी और आर क्या करेगा, तो ऑब्वियसली पी एंड आर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन क्यू एंड आर। ठीक है, तो ये दोनों भी अपोजिट चार्ज कैरी करेंगे। ठीक है, अपोजिट चार्ज, ये जरूरी नहीं है कि ये प्लस प्लस और माइनस ही करेंगे, अगर माइनस माइनस ले लेते तो ये माइनस हो जाता, ये प्लस हो जाता, इसलिए आंसर क्या होगा, अपोजिट चार्ज। बहुत बार बच्चों को गलतियां करते देखा है, उसने लिखा है प्लस एंड माइनस, अरे नहीं, अपोजिट चार्ज। मैं करके दिखा देता हूं, फिर से ध्यान दीजिए, अगर पी है और ये क्यू है, सपोज करो ये माइनस है और ये माइनस है, तभी ना रिपेल करेगा बेटा। ये P है और ये R है, तो ऑब्वियसली जब इस पे माइनस है तो इस पे प्लस होना चाहिए ना अट्रैक्शन के लिए। तो देख रहे हो, यहां तुम बोल रहे हो प्लस माइनस है, यहां आंसर माइनस प्लस आ रहा है, तो आंसर क्या लिखोगे, अपोजिट चार्जेस।
तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट हो गए। पहला पार्ट का आंसर है कि ये दोनों अट्रैक्टिव फोर्स होगा। लो मैं इसको ना हाईलाइट कर देता हूँ। अट्रैक्शन होगी पहली बात, और दूसरा ये दोनों अपोजिट चार्जेज होंगे। ठीक है, एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा, अगर एक माइनस होगा तो दूसरा प्लस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द फोर्स बिटवीन the two charges affected when dielectric constant of the medium in which they are held increases? मतलब अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के को इंक्रीज कर रहे हैं, जिसको एप्सिलॉन आर भी बोलते हैं, अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो फोर्स पर क्या फर्क पड़ेगा? तो पहले देखो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम। यस और नो? इसी को मैं बहुत बार कैसे लिखता हूं? एफ नॉट अपॉन एफ एम, या इसी को हम लोग लिखते हैं एफ नॉट अपॉन एफ, कुछ भी ऐसा भी लिख सकते हैं। अब अगर तुम्हें पूछा जा रहा है मीडियम में फोर्स क्या होगा, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो एफ को इधर लेते आइए, तो एफ इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो गया जी? एफ नॉट अपॉन के। जब आप के को बढ़ा रहे हैं तो मैं लिख देता हूं व्हेन, ठीक है, क्या क्वेश्चन है? हाउ इज द फोर्स बिटवीन टू एटम्स कांस्टेंट मीडियम इन व्हिच दे आर हेल्ड इंक्रीजेज। अच्छा, फोर्स हम लोग यहाँ पे क्या कर, मतलब के को इंक्रीज कर रहे हैं, तो व्हेन के इंक्रीजेज देन, अब देखो फोर्स और ये के जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मैं क्या लिखूंगा? व्हेन के इंक्रीजेस देन एफ डिक्रीजेस, मतलब फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन हैव एवर फोटॉन्स हैव अ चार्ज, इफ नॉट व्हाई? पहले कॉन्सेप्ट समझिए कि कोई भी बॉडी अगर चार्ज्ड है तो उसमें सब, मान लो कि मास है, अगर मास नहीं है तो वो बॉडी में चार्ज होगा ऐसा जरूरी बिल्कुल, मतलब चार्ज होगा ही नहीं। देखो तुम कहोगे सर कोई न्यूट्रल बॉडी अगर है जिसमें मास तो है लेकिन उसमें चार्ज जीरो हो सकता है। हाँ, हो सकता है। कहने का मतलब क्या है कि चार्ज बॉडी में डेफिनेटली मास होता है, लेकिन मास बॉडी में चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो क्वेश्चन है कि कैन एवर फोटॉन्स हैव अ चार्ज? ठीक है, तो आंसर है नो। तुम पूछो क्यों सर? क्योंकि फोटोन के पास मास नहीं होता क्या? बहुत बच्चे ना इसमें झगड़ते हैं कि सर कोई भी फोटोन में तो मास होगा ही ना। फोटोन क्या होता है? लाइट जिससे मिलकर बना होता है उसको फोटोन कहते हैं, एनर्जी पैकेज होती है वो। तो सर उसमें तो मास होता है, क्योंकि विदाउट मास कोई बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती, यही हम लोग समझते हैं। देखो बेटा, मास उसमें होता है पर रेस्ट मास नहीं होता। रेस्ट मास क्या होती है? जीरो होती है। और जो बॉडी में रेस्ट मास नहीं होगा तो ऑब्वियसली चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? देयर इज नो रेस्ट मास, हेंस देयर इज नो चार्ज, हेंस देयर इज नो चार्ज। तो कहने का मतलब क्या है? अभी तक जो बचपन से आप पढ़ रहे थे, ठीक है, कि बचपन से क्या 9 10 से पढ़ते होंगे कि चार्ज अगर कोई बॉडी है तो उसमें मास होना जरूरी है। लेकिन अब मैं थोड़ा और रिफाइन कर देता हूं, मास होना नहीं, रेस्ट मास होना भी जरूरी है। अगर रेस्ट मास नहीं है, रेस्ट मास का मतलब वो बॉडी रेस्ट में कभी ना कभी आना चाहिए, एक पोजीशन उसकी रेस्ट में होनी चाहिए। और आपको पता है लाइट को कभी भी आप रेस्ट में नहीं कर सकते। तुम कहोगे सर लाइट आ रही है, मैंने हाथ से पकड़ लिया, सर रेस्ट में आ गया। अरे भैया पकड़ ही नहीं सकते। कहने का मतलब क्या है कि फोटोन कभी भी रेस्ट में नहीं रहता, रेस्ट मास उसकी हमेशा जीरो होती है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, देखो हेल एट अ डिस्टेंस d इज f, दोनों के बीच फोर्स f काम कर रहा है। व्हाट डिस्टेंस अपार्ट शुड दे बी केप्ट इन द सेम मीडियम सो द फोर्स बिटवीन देम इज f/3। इसको अगर लंबा करने जाओगे तो क्या करोगे? पहले f, एक f निकालोगे, f इक्वल टू क्या करोगे? k इंटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, या यहाँ पे r की जगह d स्क्वायर लिखेंगे। सेम मीडियम में रखना है, ठीक है, लेकिन फोर्स अब f/3 कर देना है, तो f डैश इज इक्वल टू क्या होगा? k इंटू, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया डिस्टेंस कितनी होगी, यही ना, तो अब चार्ज दोनों सेम है Q1 Q2। अब डिस्टेंस यहाँ पे d डैश स्क्वायर हो गया। अब f डैश की जगह क्या लिखोगे? f/3। कह रहा है कि फोर्स क्या हो जाना चाहिए? f/3 हो जाना चाहिए, तो k इंटू Q1 Q2 अपॉन d डैश स्क्वायर, ये ना करोगे? अब दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, ठीक है, तो f/f/3 इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर
अपॉन के इंटू Q1 Q2 अपॉन डी डैश स्क्वायर। ये के Q1 Q2 को कट कर दीजिए, डी डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, एफ और एफ को कट कर दीजिए, 3 ऊपर हो गया, तो डी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू डी स्क्वायर, तो डी डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, √3d। ये तो हमने प्रूव करके दिखाया, ठीक है। ये हो गया लेंदी मेथड। मैं लिख देता हूं, इसको क्या बोलोगे, लेंदी मेथड। हर क्वेश्चन को इतने लेंदी मेथड से नहीं करने हैं, क्या करना है जी, ब्रेन लगाना है, शॉर्टकट ब्रेन। इसी में काम आता है टिप्स का, इसी में टीचर के एक्सपीरियंस का काम आता है। देखिए, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर या डी स्क्वायर जो भी है, क्योंकि देखो चार्ज दोनों इक्वल हैं, तो एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। अब कह रहा है कि एफ जो है f/3 हो जा रहा है, ठीक है, तो हम लोग आर स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/f लिख सकते हैं, तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/√f, ठीक है। तो न्यू डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू डिस्टेंस इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ आर। आंसर। कहने का मतलब क्या है कि जब आर तुम बढ़ा रहे हो तो फोर्स घट रहा है, ठीक है, तो न्यू डिस्टेंस क्या हो जाएगा, √3/f, क्योंकि फोर्स घटा रहे हैं तो ऑब्वियसली डिस्टेंस भी उसका डिस्टेंस बढ़ेगा, तो √3 टाइम्स ऑफ आर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम इज यूनिटी। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। व्हाट विल बी इट्स परमिटिविटी, कहते हैं एप्सिलॉन की वैल्यू बताइए क्या होता है। देखो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ही के कहते हैं, इसी को रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है बेटा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, उसी को के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट बोल सकते हैं। के की वैल्यू 1 है और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप ओवरऑल जब सॉल्व करते हैं तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली यू कैन से सेम वैल्यू। यस और नो। खुश होकर हमेशा पढ़ने की कोशिश कीजिए बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 point charges of 2 microcoulomb and plus 6 microcoulomb repel each other with a force of 12 Newton, ठीक है। देखो Q1 कितना है, +2 माइक्रोकूलम, Q2 कितना है जी, +6 माइक्रोकूलम। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, दोनों के बीच फोर्स कितना है, 12 न्यूटन, ठीक है। इफ ईच इज गिवन एन एडिशनल चार्ज ऑफ -4 कूलम, अब मान लो Q1 के जगह जो है अब Q1 डैश रख दिया और उस पर कितना चार्ज दे दिया, +2 -4, क्योंकि -4 एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया, तो क्या हो गया, -2 माइक्रोकूलम। Q2 डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, 6 - 4 मतलब 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। व्हाट विल बी द न्यू फोर्स, कहते हैं नया फोर्स क्या होगा, मतलब F डैश क्या होगा, कैलकुलेट कर लीजिए। देखो डिस्टेंस दोनों के बीच में सेम है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, F डैश अपॉन F इज इक्वल टू Q1 डैश इंटू Q2 डैश अपॉन Q1 इंटू Q2। ये समझ में आया या नहीं आया, फिर से ध्यान देना बेटा। F डैश इज इक्वल टू Q1 डैश Q2 डैश अपॉन R डैश स्क्वायर, F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो R स्क्वायर ऊपर नीचे कट कर दो क्योंकि डिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो कहोगे सर दिया कहां है, दिया है ना कि रिपेल ईच अदर इफ ईच इज गिवन एन एक्स्ट्रा चार्ज, बट देयर इज डिस्टेंस के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, मतलब सेम है, यही इमेजिन करना है। तो Q1 डैश क्या है आपके पास, -2 माइक्रोकूलम, Q2 डैश कितना है, 2 माइक्रोकूलम, Q1 की वैल्यू कितनी थी जनाब 2 माइक्रोकूलम, एंड यू नो दिस इज द 6 माइक्रोकूलम, ठीक है। कट कर दो, 2 2 कट, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, आंसर इज -1/3। सो F डैश इज इक्वल टू -F/3, तो -F की वैल्यू 12 थी, तो 12/3, आंसर इज -4 न्यूटन। माइनस का मतलब क्या हो गया कि अब जो है अट्रैक्टिव हो गया, पहले दोनों फोर्स क्या थे, रिपल्सिव थे, तो अब यहाँ पे दोनों के बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, an attractive force of 5 Newton is acting between the two charges of 2 microcoulomb and -2 microcoulomb placed at some distance, ठीक है। देखो यहाँ पे +2 माइक्रोकूलम चार्ज है। जब भी क्वेश्चन पढ़ो ना बेटा फटाफट से उसको कॉन्फ़िगर कीजिए,
ठीक है, मैं तो फटाफट आंसर बोल सकता हूं, लेकिन मैं क्यों तुम लोगों के साथ स्टूडेंट की तरह कर रहा हूं, इसलिए कि जब भी तुम सॉल्व करोगे ना यही चीज करना जैसा मैं कर रहा हूं। 5 न्यूटन फोर्स बिटवीन देम, क्योंकि अट्रैक्शन है दोनों के बीच में 5 न्यूटन फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, इफ द चार्जेज आर म्यूचुअली टच्ड एंड प्लेस्ड अगेन एट द सेम डिस्टेंस, अब दोनों को टच कर दिया फिर अलग अलग रख दिया। अब देखो जैसे दोनों को टच किया तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 2 + -2 माना 0, और फिर दोनों को अलग अलग डिस्टेंस पे रख दिया, माना यहां भी 0 चार्ज हो गया जी, 0 माइक्रोकूलम, और यहां भी हो गया 0 माइक्रोकूलम। व्हाट विल द न्यू फोर्स बिटवीन देम, ऑब्वियसली 0। क्यों, टच जब आप करते हैं तो वो चार्ज क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो ऑन टचिंग द चार्जेस, ठीक है, गेट न्यूट्रलाइज, या द चार्जेस न्यूट्रलाइज, ये लिखना सही रहेगा, न्यूट्रलाइज आंसर। नेक्स्ट, two small balls having equal positive charge q coulombs are suspended by two insulating strings of equal length l meters from a fixed hook to a stand, full stop, यही रुक जाओ। देखो दो स्ट्रिंग है और क्या किया है, यहां पे हमने इक्वल चार्जेस दे के रखे हैं, माना यहाँ क्यू दे रखा है तो यहाँ भी क्यू दे रखा है। ठीक है, इसकी लेंथ एल मीटर है जी, इसकी लेंथ भी एल मीटर है। द होल सेटअप इज टेकन इन अ सैटेलाइट, कितना इंटरेस्टिंग है। देखो दोनों क्यू क्यू है तो ऑब्वियसली रिपल्सन होगा। ठीक है, अगर मान लो अर्थ में है तो ऐसे रख देंगे तो दोनों इस तरह से लटकता रहेगा। लेकिन इसको क्या कर रहा है, सैटेलाइट में ले जाओ, मतलब पूरे सिस्टम को मैं क्या ले जा रहा हूँ, सैटेलाइट में ले जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। लीजिए मैं सैटेलाइट बना देता हूँ जी, ये सपोज करो ये सैटेलाइट है। तुमको सर ऐसा क्या कहते हैं, इस तरह का सैटेलाइट कैसा होता है। ठीक है, मैं सैटेलाइट के अंदर का स्पेस का दिखा रहा हूं मैं। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू स्ट्रिंग्स, सब देखो प्लस क्यू रिपल्सन है और वेट तो लग नहीं रहा है बॉडी पे। देखो यहाँ पे ऐसे क्यों रहता है, क्योंकि वेट लग रहा होता है, एमजी लग रहा होता है, लेकिन यहाँ पे वेट लग ही नहीं रहा है, तो क्या होगा, वहां पे जब वेट नहीं लग रहा है तो दोनों स्ट्रेट लाइन में चले जाएंगे, क्योंकि रिपल्सन है तो दूर सबसे कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा दूर जाए दोनों। तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि इसका फाइनल आंसर थीटा शुड बी 180 डिग्री। फिर पूछा जा रहा है व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, उसके बाद टेंशन इन द ईच स्ट्रिंग, तो जितना दोनों के बीच रिपल्सन काम करेगा उतना ही टेंशन होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, टेंशन इन ईच स्ट्रिंग इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन देम। क्लियर है, दोनों के बीच जो रिपल्सन काम कर रहा है उतना फोर्स होगा। तुमको सर कैलकुलेट करके दिखाइए, यहां सपोज करो क्यू चार्ज है, यहाँ क्यू चार्ज है, अब इसका डिस्टेंस एल था, इसका एल था, तो टोटल डिस्टेंस 2l हो गया। तो फोर्स क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू टेंशन T इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बिकम क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस क्या है 2l, तो 2l होल स्क्वायर। So you can say that q square upon 4πε0 into 4l square Newton answer. Next, two small balls carrying charge plus q are connected by a non-conducting string of length l. ठीक है, कैलकुलेट टेंशन इन द स्ट्रिंग, कितना इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे एक स्मॉल बॉल है, ये दूसरा स्मॉल बॉल यहाँ है, दोनों जो है नॉन कंडक्टिंग स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस पर भी प्लस क्यू चार्ज है, इस पर भी प्लस क्यू चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। तो कहता है बताइए जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन कितना होगा, जितना फोर्स होगा दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा उतना ही टेंशन होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, टेंशन इन स्ट्रिंग इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन देम, यस और नो। तो टेंशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं T, फोर्स को क्या लिख सकते हैं F इक्वल टू स्मॉल k इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो स्मॉल k इंटू क्यू और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है, L दे रखा है, तो L स्क्वायर। सो ओवरऑल आई कैन से k इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर आंसर। सो नाउ दिस लेक्चर इज फिनिश। कमिंग क्लास में हम लोग HPP2 करेंगे, माना हर्स प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2 करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर न्यू चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे जी। सो नाउ दिस बैच इज दिस क्लास इज फिनिश। तो आप लोगों का काम क्या है पहले वो मैं बता देता हूं। रेगुलर आप लोग कोशिश कीजिए मंडे वेंसडे फ्राइडे को 4:30 PM पर
आप लोग ज्वाइन कर लो। ये इस टाइम पे वीडियो या तो लाइव आ जाऊंगा मैं या वीडियो अपलोड कर दूंगा पक्का, ठीक है। अगर मैं किसी दिन नहीं रहा तो मैं अपलोड करवा दूंगा, ये पक्की बात है 4:30 PM पे। अब मेरे बारे में आप लोगों को पता है कि टाइम और मैं दोनों साथ साथ चलते हैं। मैं बहुत पंचुअल हूं बेटा, क्योंकि मेरा ये मानना होता है कि डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है हर जगह, ठीक है। एजुकेशन में और लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी होता है, और रेगुलरिटी भी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये दो चीज मैं मानता हूं कि आदमी के लिए बहुत जरूरी है, और जिसको आगे बढ़ना है ये दो चीज तो होना ही चाहिए। पंचुअलिटी एंड रेगुलरिटी, दीज आर द कीज ऑफ सक्सेस, ठीक है, किसी भी टाइप का सक्सेस हो। तो कहने का मतलब है आप लोग इस टाइम पे पंचुअल हो जाइए, और रेगुलर आज का काम आज ही करना। ये नहीं कि सर आज आपने अपलोड तो कर दिया, मैं कल नहीं परसों करूंगा सर, परसों क्लास है ना, ये बिल्कुल गलत बात है बेटा। मैं देख रहा था बहुत बच्चे कि लास्ट डे में करते हैं, जैसे अब आज 4:30 क्लास होने वाली, मैं देखता हूँ आज कुछ बच्चे भेज रहे हैं या कुछ बच्चे देख रहे हैं, अभी वॉच कर रहे हैं। ये गलत है बेटा। जिस दिन अपलोड करता हूं उसी दिन देखिए, और मैं ये पूरे साल भर में आप लोगों का सिलेबस पूरा फिनिश करा दिया जाएगा, और रिवीजन नया बैच भी स्टार्ट कर देंगे, देखते हैं उसके बारे में भी चल रही है बातें। लेकिन मैं मान के ये चलो कि इसमें पूरा सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट कराया जाएगा, जेई का और 12 का पूरा सिलेबस फिनिश कराया जाता है। लेकिन इस बैच में नीट के भी बच्चे ज्वाइन करना अभी, जब तक कि दूसरा बैच स्टार्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मोस्टली दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है, सिर्फ एडवांस के क्वेश्चन को हटा दोगे तो जेई में सारे कुछ, नीट में सारा कुछ वही होता है जो पढ़ाया जाता है। तो जो टफ क्वेश्चन होगा एडवांस वाला वो मत करना। आगे मैं जब नीट वाला स्टार्ट करूंगा तो उसमें फिर बैच फिर प्रॉपर आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कंक्लूड कर रहा हूं मैं कि क्या क्या बोलना है। पहली बात है पंचुअल होना चाहिए आप लोगों को, रेगुलरिटी पे ध्यान देना है, रेगुलर रहिए हमेशा, और कोशिश करना कि सिर्फ वीडियो को ना हाथ पैर बांध के ऐसे देखना नहीं है आपको, किसी ने आपने कोई अपराध नहीं किया है, ठीक है। हमेशा सामने कॉपी और पेन लेके लिखना और तब करना, और सारे क्वेश्चन, और कोशिश मत करना कि सब कुछ लिखना है, नहीं सब कुछ लिखना नहीं है। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, टॉपिक का नाम लिखना है, ब्रेन को मैप करो, यही मैं कहता हूं, ठीक है। सो नाउ दिस लेक्चर इज फिनिश, हम लोग कमिंग क्लास में मिलते हैं। टिल देन बाय, एज वेल एज बेस्ट ऑफ लक।